Assalamu alaikum. Good morning everybody. Welcome back. थैंक यू वेरी मच। वेलकम जियो पाकिस्तान। मैं ठीक हूँ। आई वॉज एंजॉइंग द वेदर। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हो ही गई। कराची के इनफैक्ट मुख्तलिफ इलाकों में वीकेंड पे भी बारिश चल ही रही थी और रात गए भी होने वाली बारिश जो थी वो अब लगता है थोड़ी सी रुकी अच्छा है। बहुत से इलाकों में रात को बारिश शुरू हुई और आज सुबह तक अभी तक बूंदाबांदी फुहार का सिलसिला जारी था। कल दोपहर में नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश हो रही थी बे और मूसलाधार बारिश हो रही थी थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्फे के लिए, कुछ अरसे के लिए, लेकिन हो रही थी वहाँ। और कल हमारी तरफ सारा दिन कोई बारिश की सूरत हाल थी नहीं, कोई सीन ही नहीं था। ऑल्दो आई न्यू के और जगहों पे हो रही है, बस हो हमारी रही तरफ थी नहीं हो रही। और हमारे यहाँ रात में कहीं शुरू हुई है, वो भी हमारे प्रॉब्ली सोने के बाद, और फिर सुबह जब उठे हैं तो हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा था। एक्चुअली वेयर आई लिव, जब हम सुबह उठे हैं तो जब मैंने देखा है तो सड़कें वो जो नीचे थी घर के वो गीली थी, लेके बारिश रुक चुकी थी। तो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन बारिश हुई थी, बट ऑल ओवर कराची, आपको पता है कराची इतना बड़ा है कि एक कोने में बिल्कुल खुश्क और दूसरे कोने में बहुत ज्यादा बड़ा इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग के मार्वल्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे। नया ड्रेनेज सिस्टम एक बनाया गया है जिसमें जो ड्रेन्स है ना वो सड़क से कोई आधा इंच 1 इंच ऊपर है। बहुत तो जब तक पानी तब तक वहां तक भर ना जाए वो अंदर नहीं जाएगा, वहां तक ना भरे वो ड्रेन्स नहीं पर हुए लाई जा सकते। अच्छा, ये बड़ा इसमें बड़ी महारत चाहिए होती है और इसके लिए आपको माहिर इंजीनियर होना जरूरी है उस लेवल पे ड्रेन्स बनाने के लिए। समझ तो आ गई होगी ना आपको बात की कि क्यों इंतजार करें कि जी पानी जब तक भर नहीं जाएगा और फिर वो खुद पानी अपने आप को कहेगा कि आओ अब हम ड्रेन में चले जाएं। वो जो सीमेंट के कंक्रीट के ड्रेन्स है ना वो जगह जगह से उठे 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 पूरी सड़क पे हैं। अब मैं यही सारा दिन, मैं एक दिन तो देखने बैठ गया, मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ ये क्या साइंस है, ये कैसे जाएगा पानी इसमें, और फिर चला गया। मतलब इतनी बारिश होनी जरूरी थी कि वो इतना भरे, थोड़ा सा गंद मचे और उसके बाद वो पानी ड्रेन होगा। उसके बाद वो 1-2 इंच पानी पता तो चले कि जी बारिश हुई है। उसके बाद जो 1-2 इंच 3 इंच अगर आप कहीं से 3 इंच है कहीं से 2 इंच है वो पानी रह भी जाएगा तो बस वो रह जाएगा। तो अभी भी जी सिचुएशन ये है कि रात को जो बारिश हुई है, इनफैक्ट पूरे वीकेंड जो बारिश हुई है वो सड़कों पर पानी जो है वो जमा हो गया था, लेकिन अक्सर मकामात से पानी की निकासी कर दी गई है। तो ये भी थोड़ा सा जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बताना भी पड़ेगा। कुछ जगहों पर पानी अभी तक मौजूद है। ऑफ कोर्स इस तरह तो हो नहीं सकता कि सब कुछ ही गायब हो जाए। ये हम कराची की सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी शहरों का भी आपको अभी हाल बताएंगे। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर गड़ा पड़ गया। आपको पता है कि ये भी होता है कि सड़कें, वैसे इतनी बारिश नहीं थी कि सड़कें इतनी तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि कहीं आप ये इतना सोच ले गड़ा पड़ गया तो क्या बारिशें हुई। ये तो चार्जशीट है ये गढ़ा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। यार इतनी बारिश तो नहीं थी कि सड़कों पे गड्ढे पड़ जाए। सड़क बंद कर दी गई और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। फिर मलीर हॉल्ट में 29.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की जा रही है। नाज़िमाबाद में सबसे ज्यादा इतवार को बारिश रिकॉर्ड की गई which was 46.5, so I was right when I was speaking to my cousins in नाज़िमाबाद, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है, और हमने कहा हमारे यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है बारिश का। अच्छा सब कुछ छोड़ दें, 46.5 is a lot. It is a lot, लेकिन अभी बात थमी नहीं है क्योंकि आज जो है वो भी एक फोरकास्ट है, और जो फोरकास्ट है वो अकॉर्डिंग टू महकमा मौसमियात कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई आज की फोरकास्ट इसमें महकमा मौसमियात ही देगा बारिश की, और कौन देगा? सरदार साहब से बात कर लेंगे, अभी उनसे पूछेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी, हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि बहुत बारिशें होने वाली हैं, जिसको वो अपने टर्म्स में कहते हैं अच्छी बारिश होगी, और फिर नहीं भी होती। अच्छा, मुल्क के बाकी हिस्सों में ना यूजुअली जब ये सीज़न होता है या मौसम होता है तो बहुत हब्स होता है, फिर बारिशें होती हैं, फिर हब्स होता है, फिर बारिश होती है। सो ड्यूरिंग द टाइम जब बारिश हो रही होती है तब तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माशाल्लाह कराची शहर की खूबसूरती ये है कि आजकल यहाँ मौसम अदरवाइज भी सुहाना है। बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, हवाएं अगर चल रही हो समंदर की तो बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा प्लेजेंट मौसम रहता है। प्लीज जल्दी से देख लें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज नॉट कराची, दिस इज लाहौर, और ये लाहौर शादरा के विजुअल्स हैं। मतलब ये तो तालाब पूरा बना है। इज दिस द लेटेस्ट और इज दिस वही 334 मिलीमीटर बारिश वाली? कल शाम। अच्छा जी, ये कल शाम के विजुअल्स हैं। सो लाहौर में फिर बारिश हुई और लाहौर में फिर यही सूरत हाल बनी। पता है आज सिटीज आर नॉट एनी मोर इक्विप्ड टू हैंडल दिस मच रेन।
Which I sometimes find it very strange. How come we are not equipped? चलो कराची को छोड़ दें, बाकी मुल्क में तो बारिशें ठीक ठाक होती हैं और जो मौसम बनता है वो बारिश होती है। और पानी हमने हमेशा से निकलता हुआ देखा है, बट अगर 334 मिलीमीटर बारिश हो रही है इन अ स्ट्रेच ऑफ 3-4 आवर्स, देन कोई भी तो अब कौन सी अब वो बात तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 334 मिलीमीटर बारिश हो रही है इन अ स्ट्रेच ऑफ 3-4 आवर्स, देन इट बिकम्स अनमैनेजेबल। सिटीज एक्चुअली वर इक्विप्ड फॉर द रेन जो एक जमाने में होती थी। अब बारिश का भी लेवल कुछ और हो चुका है, तो अब दोबारा से दिस होल प्रोसेस नीड्स टू बी। ये थे वो मनाजिर 334 मिलीमीटर जब बारिश रिकॉर्ड की गई थी, 40 साल रिकॉर्ड टूटा था। सो कल पर बारिश हुई, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंट्री खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, लोग जाँ बहक हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। सो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कागान वगैरह में तो टूरिस्ट फंस गए थे, कोई 5-6 दिनों से फंसे हुए थे, फिर उनको बड़ी मुश्किलों से निकाला। बहुत से तो ऑन फुट भी स्टार्ट हो गए कि जी ये गिलगित के मनाज़िर हैं भाई। नदी नालों जो पानी की गुजरगाहें हैं वहाँ पे आप देख ही सकते हैं पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है, तुग़यानी है, सैलाबी सूरत हाल है। और उस दिन हम महकमा मौसमियात से भी पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है इस मरतबा, कितना पानी एक्सपेक्ट करें हम दरियाओं नदी नालों में। तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो हमारी प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। अच्छा। और वही रहेगा। सो होपफुली ये दरमियाने से सूरत हाल ना मज़ीद ख़राब हो। और ये मियाँ वाली के मनाजिर हैं। अच्छा, ये कोई इतना दरमियाना दर्जा नहीं लग रहा मुझे वैसे। दरमियाना दर्जा पता नहीं तो हम चूंकि वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन भी देख चुके हैं, ये जी मानसेरा के कुछ विजुअल्स अब आपको दिखा रहे हैं। तो चूंकि हम कुछ साल पहले बहुत ही तबाहकुन किस्म की बारिशें और सैलाब देख चुके हैं, तो अब उससे कंपैरिजन किया जाए तो शायद ये दरमियाने दर्जे का ही है। आई एम श्योर उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके मीटर्स होते हैं, और जिसके हिसाब से वो चेक करते हैं कि दरमियाना है, मॉडरेट टू लो है, मॉडरेट टू हाई है, या फिर हाई लेवल फ्लड है। अच्छा भाई, उधर क्या हो रहा है? उधर जमात इस्लामी मुल्क में दूसरी तरफ जो है वो धरने पे बैठी हुई है और बैठी गए हैं जी। अच्छा, आपको बता देते हैं कि धरने पर जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान जो है मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा ही रहे, और हुकूमत महंगी बिजली और खौफनाक महंगाई में कोई रिलीफ देने पर आमादा है, ना तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए भारी टैक्सों में कमी के लिए कोई ठोस इक़दाम पर तैयार है। ये हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। IPP से किए गए बिजली के महंगे तरीन मुआहदों के मामले में भी हुकूमत बेबस दिखाई देती है। अब बेबस दिखाई देती है मतलब डू समथिंग, ये तो कहना काफ़ी नहीं होगा ना जी। अब हम वी आर क्लूलेस। तो यही वजह है कि जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में जारी धरना ना सिर्फ जारी रखा हुआ है, बल्कि कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी धरना दे दिया है, और धरनों को मजीद शहरों तक फैलाने के भी ऐलानात हो रहे हैं। बिजली के ये बम जो बिलों की सूरत में आते हैं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये कबूल। और जब हम ये कहते हैं कि ये कैसी नाइंसाफी है, जो बिजली बनती ही नहीं है उसको भी पाकिस्तान की कौम अदा करे, पाकिस्तान के गरीब अदा, मईशत तबाह होती रही है और लोग गरीब से गरीब तर होते चले जाएं। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 368 अरब रुपए का किया है। 20 एकड़ से ऊपर के लोगों से के बारे में कह रहा हूं, जिनकी 2.5 करोड़ एकड़ जमीन है, कल्टीवेटेड लैंड है। इन 2.5 करोड़ ज़रई जमीनों के ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? हैरत अंगेज वैसे बात यह है कि जमात इस्लामी की तर्ज सियासत इत्तफाक ना करने वाले अफराद भी जमात इस्लामी के मुतालबात को जायज़ और अवाम के दिल की आवाज़ करार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी मुल्की एहतजाज के लिए बिल्कुल पर जो है वो तोल रही है। और आज सवाबी में जलसा होगा, जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी को आज 1 साल होने और महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। इस दिन जो है ना 5 तारीख को उसको नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया गया था और गैर कानूनी तौर पर उसको हिरासत में रखा गया है। झूठी मुकदमात उसके ऊपर बनाए गए हैं
और उनकी मिसेज और जो शामुद कुरैशी साहब या दीगर जितनी भी हमारी लीडरशिप है, हमारे वर्कर्स, उसको तो इस बस्तैयत के खिलाफ एक कल इंशाअल्लाह ताला हम ये जलसा कर रहे हैं। दूसरा जो इस वक्त की हुकूमत जो है ना, एक नाअहल हुकूमत है, जो मैंडेट चोर हुकूमत है, जिसने इस आवाम के ऊपर महंगाई का बहुत बड़ा बोझ ला डाला है। और जो इस वक्त बिजली की बिल आप देख रहे हैं, जो महंगाई के जो टैक्सेस लगाए हैं, इनके खिलाफ आवाम की आवाज़ बनेंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ज़रूर हम यहाँ करना चाहते हैं कि अपने मुतालबात के लिए धरने या एहतजाज हर सियासी जमात का ऑफकोर्स जमहूरी और आइनी हक है, लेकिन इतनी दरख्वास्त है कि अवाम के रोज़मर्रा मामलाते ज़िंदगी जो हैं वो चलते रहने चाहिए। जब सड़कें ब्लॉक हो जाएं या और चीज़ें जिनसे अवाम को तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाए ना, वो फिर उस एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं रहता। और हुकूमत को भी ये चाहिए कि सियासी जमातों को इंगेज करें, और अगर हुकूमत चाहती है कि धरने और एहतजाज का सिलसिला बंद हो तो इस एहतजाज की वजूहात भी दूर करना पड़ेंगी, इंगेजमेंट होनी पड़ेगी, बातचीत होनी पड़ेगी। ये चीज़ें बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है अब जिन मसलों के लिए, जिन मुतालबात के लिए एहतजाज हो रहा है, ये हर एक का मसला है। पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी का ये मसला है, हर शख्स इससे मुतासर है, और ये सूरत हाल बिगड़ भी सकती है, मतलब ये फैल भी सकता है एहतजाज। अभी हम जरा जमात इस्लामी हमारे साथ हैं और हम उन धरनों की जरा दोबारा बात कर लें जो इससे पहले हम बात कर रहे थे, क्योंकि जमात इस्लामी का धरना जो है रावलपिंडी के बाद कराची में भी फैल गया, लेकिन रावलपिंडी वाला भी अब ऑलमोस्ट शायद 2 हफ्ते हो चुके हैं। पहले जरा उसकी बात कर लेते हैं। फैजान राजा हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। फैजान, बताइए, इन धरनों में ठीक है टाइम भी गुजर गया, 1-2 हफ्ते लग गए हैं, कोई मुलाकातें, कोई मुज़ाकरात, कोई बात आगे बढ़ी है कि नहीं? जी, रावलपिंडी में आज 11 रोज़ है एहतजाजी जो कैंप है, एहतजाजी धरना जो है जमात इस्लामी की जानिब से जारी है, लेकिन 2 अदवार गुजर चुके हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन अभी तक उनके जो मुज़ाकरात हैं वो मानते भी हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हुकूमती जो अरकान है, लेकिन उसके बावजूद उनके मसाइल हल करने को कोई तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी जो हाफिज़ नईमुर रहमान है, उनका भी ये कहना है कि ये धरना जो है, अगर हमारे मुज़ाकरात नहीं, मुतालबात नहीं मानेंगे तो उसके बाद जो है हम इस धरने को वसी भी करेंगे पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह कराची में जो है गवर्नर हाउस कराची के बाहर भी इनका धरना मौजूद है, और पूरे पाकिस्तान में इसको वसी किया जाएगा, पूरे मुल्क में कॉल भी दी जाएगी। और लास्ट में हाफिज़ नईमुर रहमान का ये भी कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम इस्लामाबाद रेड जोन का भी रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी जो अमीर जमात इस्लामी है वो शाम के टाइम आके कराची से खिताब भी करेंगे। धरने की रूटीन ये है कि यहाँ पे लोग जो सुबह के टाइम गर्मी की वजह से लोग जो है आगे पीछे होते हैं, लेकिन शाम के टाइम यहाँ मर्द और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। शुरा यहाँ पे शिरकत करते हैं और अमीर जमात इस्लामी जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को सुनते हैं। जी, अच्छा, अब शुरका बड़ी तादाद में शाम में जमा हो जाते हैं, ज़रा मुतालबात एक तो दोहरा दीजिएगा, क्योंकि मुतालबात वो हैं जो आम लोगों के दिल की आवाज़ भी हैं। और क्या है, कोई इंदिया दिया गया कि हाँ जी मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, आज होगा, कल होगा, कब एक्सपेक्टेड है? और अगर नहीं तो फिर जमात इस्लामी का अपना प्लान क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने पहले कहा था दीगर शहरों तक फैलाएंगे इस मुजाहरे, इस धरने को कराची में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जी, जो मेन इनके मुतालबात है उसमें IPP के साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए जाने का कहा गया है। दूसरी जानिब जो है पेट्रोल पे जो 500 जो टैक्सीज़ हैं, लवाद की टैक्सीज़ जो हैं उनको ख़त्म करने का भी कहा गया। और जबकि सार्फिन के लिए जो बिजली है वो जो 500 यूनिट तक जमात इस्लामी का जो मुतालबा है उसमें ये भी शामिल है कि 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें 50% की कमी की जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर धरने की बात की जाए कि मुतालबात नहीं माने जाते तो जमात इस्लामी का ये कहना है कि हम सिविल नाफरमानी की जानिब भी सकते हैं और हम रेड जोन का रुख भी कर सकते हैं। धरना जो है इसको वसी भी किया जा सकता है पूरे पाकिस्तान को, मुख्तलिफ शहरों में, पेशावर, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों में जो है इस धरने को हम वसी भी किया जा सकता है। और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे साथ है। जमात इस्लामी का ये भी कहना है कि जितने लोग यहाँ पे गरीब आवाम है वो लोग हमें ज्वाइन भी करते हैं और मज़ीद दिन ब दिन जो है लोगों में जो है इजाफा होता जा रहा है। ठीक, वो और ये ट्रैफिक की रवानी वगैरह भी मुतासर हो रही होती है इससे, दिन में किसी वक्त, या फिर सब कुछ मामूल के मुताबिक रहता है? जी, जो ट्रैफिक की रवानी है वो लियाकत बाग से अगर इस्लामाबाद की तरफ रुख करें तो लियाकत यहाँ से जो है बिल्कुल मरीन चौक से डाइवर्शन ट्रैफिक को दी गई है, वन साइड से रावल रोड से घूम के जो है, और डाइवर्शन की वजह से जाहिर है कंजेशन होती है, तो वो भी होती है, दीगर सड़कों पर दबाव ज़्यादा होता है।
जी बिल्कुल, अगर ट्रैफिक की बात की, ट्रैफिक की रवानी मुतासर ज़रूर है, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पे जो है वो चल ज़रूर रही है, लेकिन लोग जो है यहाँ पे दिन ब दिन जो लोग जो है वो यहाँ पे शिरकत भी कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी की को डाइवर्शन तो दी गई है, लेकिन यहाँ पे लोग शाम के टाइम जो शाम के टाइम ज़्यादा आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फैजान, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। जब डाइवर्जन हो तो वो फिर रास्ते इतने लंबे हो जाते हैं, क्योंकि एक डायरेक्ट रूट होता है और एक आपको पूरा घूम के साइड से आना पड़ता है, तो नेचुरली इनकन्वीनियंस तो होगी। लेकिन मुतालबात जो हैं वो आपने बिल्कुल अब्दुल्ला सही कहा है कि वो हैं लोगों की दिल की आवाज़, क्योंकि IPP से मुआहिदा, पेट्रोल की कीमतें, बिजली के बिल्स, मतलब ये सारे बड़े कंसर्निंग इशूज़ हैं जो इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है इससे मतलब आप अपना बिजली का बिल देखें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड का ऑप्शन देखें, वो लिखा आता है, और बाकी सारा आप अमाउंट देखें तो आप देख के या तो सकते में चले जाएंगे या सदमे में होंगे, या फिर आप बस अफसोस ही करेंगे। अभी ब्रेक ले रहे हैं, we'll be right back। बाज़ मेहमान होते हैं जिनसे हमें मिलके हमेशा खुशी होती है, लेकिन बाज़ मेहमान ऐसे होते हैं हम समझते हैं कि हमारी खुशनसीबी होती है कि जो लोग जिनकी ऐसे लोग हैं और हमें उनसे मुलाकात का इत्तेफाक होता है और उनकी खिदमत मुल्क के लिए इतनी ज़्यादा हैं, और ऐसा ही एक इदारा रेस्क्यू 1112 भी है। हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में जो सरकारी प्रोजेक्ट वाकई गेम चेंजर साबित हुए हैं, वाकई उन्होंने माशरे में कोई फ़र्क डाला है, कोई अच्छा फ़र्क डाला है, उनमें रेस्क्यू 1122 का इदारा भी शामिल है। आई थिंक आप भी यही कह रहे थे। जी बिल्कुल, और इसने ज़ाहिर है बहुत छोटे से रकबे से या एक बहुत ही स्मॉल सर्कल से सिलसिला शुरू हुआ, इसका दायरा कार फिर वसी होता गया। अब मुल्क के दीगर हिस्सों को भी, दीगर सूबों को भी रेस्क्यू 1122 का इदारा, जिसका आगाज़ पंजाब से हुआ था, ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। हमारे पास कराची में इनके ट्रेन करदा टीम के नुमाइंदे आए थे उस दिन, एंड इट वॉज ग्रेट टू हैव देम ओवर एज वेल, और बता रहे थे कि किस तरह हम लाहौर जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है, एंड इट हैज़ बीन ए ग्रेट एक्सपीरियंस। सो अच्छा, अब जी इस सर्विस ने एयर एम्बुलेंस जो है वो भी मुतारिफ कराई है और पंजाब में काम शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि ये सर्विस जो है जल्द पूरे पाकिस्तान में भी मिलेगी। इसी पे बात करते हैं। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब एंड फाउंडर रेस्क्यू 1112, द सर्विस इटसेल्फ, द फाउंडर ऑफ इट, डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इट इज़ एन ऑनर टू हैव यू ओवर। अब बताइएगा, जाहिर है आप लोग कर रहे थे, स्टेट ऑफ द आर्ट आपका काम था, और सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंट था, जिस सतह पे, जिस लेवल पे शुरू हुआ था उसी सतह पे वही क्वालिटी मेंटेन आपने बरस से बरकरार रखी, वो मेंटेन की। अब ये एयर एम्बुलेंस वाला, वैसे तो CM पंजाब का ही आइडिया उन्होंने तकरीर में अनाउंस भी किया, सब कुछ किया, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे किया आपने? देखिए, पहला तो चीज़ ये थी, मैं जब देखते थे कि ज़ख्मी लोगों को ना उठाने वाला था, ना ले जाने वाला था, और फिर उन लोगों के साथ जो गुजरती थी वो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उनके साथ क्या होता था। बेचारा किस हालत में पहुंचता था, अगर कमर की चोट का मरीज सारी उम्र के लिए मफलूज हो जाता था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, आज निज़ाम पंजाब में तमाम तहसील की सतह पर तो तमाम मेजर टाउन्स में चला गया। अब ये था कि हमने जब पूरा डेटा प्रेजेंट किया, अब इस साल हमने 2023 का मैडम CM को प्रेजेंटेशन हुई, तो जिस वक्त तो पंजाब, तो वहाँ पे 1540 ऐसे मरीज़ थे जिनको हमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की फैसिलिटी की ज़रूरत थी, तो उनको 4 घंटे से ज़्यादा लगे किसी भी अस्पताल नहीं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। सो बेसिकली पहला होता है ABC, तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपने रिस्टोर करनी है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो वो तहसील हेडक्वार्टर या हमारा DHQ पे हो गया, लेकिन लेट्स से अब हेड इंजरी का पेशेंट है, सीरियस कार्डियक मरीज है, कोई स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, पॉलीट्रॉमा पेशेंट है जहाँ पे उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, वो वहाँ पे ट्रीट नहीं हो सकता, ही नीड्स टू बी शिफ्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी जहाँ पे स्पेशलाइज्ड अस्पताल में जाके उसका इलाज होना है। तो वो 4 घंटे से ज़्यादा लगे। तो उन्होंने अपना भी फिर एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से कुपहाड़ों में उनके साथ इंसिडेंट हुआ था फैमिली का, तो वो खुद एम्बुलेंस में बैठ के इस्लामाबाद तक आई और उसके बाद किस तरीके से हुआ, तो कहा जी वी नीड टू स्टार्ट अ सर्विस। तो फिर ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये एयर एम्बुलेंस सर्विस का जो है इनिशिएटिव शुरू किया, देखा कि दुनिया में किस तरह से है, तो जहाँ पे 100 मील से ज़्यादा चूँकि डिस्टेंस था बहुत ज़्यादा, तो हमने एयर एम्बुलेंस का जो है कॉन्सेप्ट लेकर आए और उसको फंक्शनल करना था। उसकी पूरी ट्रेनिंग है, एविएशन मेडिसिन की ट्रेनिंग है, लोगों की ट्रेनिंग है, कहाँ पे जाना है, उसकी प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश होनी थी, वो सारा निज़ाम करने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने उसके टेस्ट रन शुरू कर दिया है। सो आप 3 एरियाज आइडेंटिफाई हुए, बहावल नगर का एरिया था, बक्कर मियाँ वाली का था और बक्कर का, जहाँ से ये 1540 मरीज जो थे 4 घंटे से ज़्यादा लगे हमें शिफ्टिंग के लिए। तो इन एरियाज़ के लिए हमने ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। और सेंटर में चूँकि डिस्टेंस 1 घंटे में आप अस्पताल तक पहुँच जाते हैं, फॉरन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स अवेलेबल है,
वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो हेलीकॉप्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने कहा है कि जी मैडम जो CM का हेलीकॉप्टर है वो हमारे लिए अवेलेबल होता है ताकि अगर कोई भी रेस्क्यू में आपको ज़रूरत पड़े तो उस वक्त इसको कर सके। अच्छा, हाउ डू यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन कि जहाँ ज़रूरत है कि जी दिस पेशेंट यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई कुछ वट एवर इट इज़ कि इसको एयर लिफ्ट की ज़रूरत है? जी, आज पूरा एक निज़ाम जो है वो बन गया है। आज इमरजेंसी नंबर्स बेसिकली अब 2 रह गए हैं। एक है 15 जो पुलिस का है और दूसरा है 1122 जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी नंबर देता है बेसिकली। और 1122 हर शहरी को याद होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज पंजाब के बाद दूसरे सूबों में अभी सिंध के 500 लोग ट्रेन होकर अभी आ रहे हैं, अगले इस हफ्ते वो निकल जाएंगे। पहले हाँ लड़कियां ट्रेन हुई, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा सर्विस बनी सब जगहों पे। सो जो बेसिकली ये है कि जब आप नंबर पे कॉल करते हैं आगे उन्होंने करीबी हॉस्पिटल लेके जाना है। अब आगे हॉस्पिटल का जो कंसल्टेंट है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो देखता है कि जी ये हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हेड इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है, पॉलीट्रॉमा पेशेंट है या सीरियस कार्डियक मरीज है, तो उसको वो फौरन हमारा जो जिले इमरजेंसी ऑफिसर होता है जो हर किस्म की इमरजेंसीज को अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसको कॉल करते हैं, वो साथ ही एयर डिस्पैच को कहेगा और फौरन एयर डिस्पैच हो जाएगा। सो ये पूरा लगेगा इस सारे प्रोसेस किसके अंदर, इस सारे विद इन मिनट्स जी, विद इन मिनट्स ये सारा एक्टिवेट हो जाता है। और हमारी कोशिश यही है कि जहाज़ों को हम वहीं पे अवेलेबल करा दें जहां पे इनकी जरूरत है ताकि वो रेडी होगा। सिर्फ एम्बुलेंस के वहां तक लेके जाना जहाज़ों को नहीं जी, हमारा इंशाल्लाह हमारा टारगेट होगा अभी भावलपुर से भावलनगर का एक मेन चैनल है। कितने जहाज़ अभी आपके पास मैसर हैं? इस वक्त हमारे 2 फुल टाइम ऑपरेशनल चलेंगे और एक बैकअप के ऊपर होगा ताकि अगर मेंटेनेंस वगैरह के लिए तो वो भी हमारे पास साथ फैसिलिटी और इसमें क्या सहूलत है? और इसी तरह लाहौर में हमारा ये जहाज ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर इनके अंदर भी कोई इक्विपमेंट है? इसके लिए वही जरूरत थी, इसके अंदर बाकायदा 2 पायलट्स, एक आपका डॉक्टर होगा और इसी तरह से साथ एक उनका अटेंडेंट और पेशेंट होगा। तो उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम पूरा लगा हुआ है, उसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर मौजूद है, वाइटल साइंस मॉनिटर मौजूद है, एसेंशियल मेडिसिन मौजूद है। सो अगर हमें कोई भी इलाज या इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है तो वो भी हम साथ साथ उसमें कर सकेंगे। तो ये जो सारा स्टाफ है इंक्लूडिंग द पायलट्स ये रेडी होते हैं, दे आर फॉर ऑन कॉल रेडी। अभी शुरू में हम डे लाइट ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं बट अल्टीमेटली जिस वक्त हमारी जहां से हमने उठाना है वहां पे अगर फैसिलिटी अवेलेबल हुई तो हम नाइट ऑपरेशन भी शुरू। अच्छा, जब हम फैसिलिटीज अवेलेबल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये जहाज है नॉट हेलीज। हेलीज तो कहीं भी आप उनको उतार सकते हैं। और हमने कितना दुनिया में देखा है कि अस्पतालों के छतों के ऊपर ही हेलीपैड्स बने हुए होते हैं और वहीं पे ट्रांसप्लांट के लिए वो भी आपके आज़ा भी लैंड हो रहे होते हैं और मरीज भी लैंड हो रहे होते हैं। तो लैंडिंग स्ट्रिप्स जी सब जगहों पे हो गया। आजकल हमारा टेस्ट और मियावाली में हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयरबेस है वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। इसी तरह सब जगहों पे मैं जहाँ पे गया हूँ वहाँ पे रनवेज और स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। बस सिर्फ वो ये था कि एक बीच में आई थिंक बहुत बड़ा हमारा थोड़ा सेटबैक हुआ जब एक बयान ऐसा हुआ और उसके बाद फिर एक एविएशन इंडस्ट्री को सेटबैक हुआ। आज प्राइवेट सेक्टर ने उसको भी रिवाइव करना शुरू किया है। कुछ अर्सा हो गया वैसे। हाँ जी, कुछ अर्सा बाद हो गया। तो उसके बाद से अब माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो स्ट्रीमलाइन हुई हैं, ऑर्गेनाइज हुई हैं और अब चीज़ें हमारी हो गई हैं और सब जगहों पे तकरीबन हमें मिल गई हैं और बड़ा आसान है। वो हमने चीज़ें बहुत सारी इस प्रोसेस में सीखा। जब हमने एक्चुअली ग्राउंड में उनको लैंड कराया सारी चीज़ें तो तब रियलिस्टिकली आपको पता चलना शुरू हुआ और ये सारी चीज़ें हमारी जो है अब स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हमने टेस्ट रन अपने शुरू कर दिए हुए हैं तो इंशाल्लाह कल को आज इसका फ़ायदा ये है रीचिंग द अनरीचेबल। आज मैं अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में हम ये कम से कम कह सकते हैं क्योंकि बाकियों को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पर भी बन रहा है निज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा बना, गिलगित बल्तिस्तान में बना, अभी सिंध और बलूचिस्तान के लोग ट्रेन हो रहे हैं ताकि हर पाकिस्तानी को ये हक हो कि जी वो एक नंबर पे डायल करेंगे तो कम से कम इमरजेंसी में एक राइट टू लाइफ मिलेगी। ये नहीं होगा कि सड़क के ऊपर वो बंदा पड़ा रहेगा और को मेडिको लीगल रीजन के हाथ लगाने को तैयार नहीं होगा। तो आज सिस्टम बन गया है और सब जगहों तक पहुंच के अब ये जो दूर दराज के इलाके वहाँ पे फीजिबल नहीं था कि जी आप इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाएं जहाँ पे स्पेशलिस्ट ना अवेलेबल हो। तो आज पूरे पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त तरीके से इसे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया, अडैप्ट किया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद थे। मैं यहाँ पे एक सिर्फ अपील करना चाहूंगा आज भी लोगों से और खुसूसी तौर पे मेरी अपील मोटर बाइक वालों से होगी कि हम हर 1.25 मिनट पे एक पेशेंट उठा रहे हैं और 80% उसमें मोटरसाइकिल वाले हैं और हर कोई ये सोचता है मेरे साथ हादसा नहीं होगा। तो मैं लोगों से सिर्फ यही अपील करूंगा कि अपनी स्पीड को आहिस्ता रखें, जितनी स्पीड ज्यादा होगी और हेलमेट भी जो पहनते हैं वो स्ट्रैप नहीं करते तो उसका थैंक यू जी। Thank you so much. अगर आपको चोट लगे तो फौरन गिर जाता है। That's a very important point. Thank you for reminding that. अभी हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है।
अच्छा जी, अभी हम ज़रा सैलाबी सूरत हाल की बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ जगहों पे बारिश जो है वो ठीक ठाक किस्म की हो रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं अब्दुल रज़ाक मेमन, जो हमें सांगड़ का हाल बता रहे हैं क्योंकि वहाँ भी ठीक ठाक बारिश हुई है। जी अब्दुल रज़ाक। जिला सांगड़ में भी गुज़श्ता 2 रोज से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसने जिले भर में तबाही मचा दी है। बारिश के बाद जो नशीबी इलाके तो ज़ेरे आब आ गए हैं, पानी उनमें जमा हो गया है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो इस वक्त जो सखर बेरा से निकलने वाली जो रोड़ी केनाल है उसको RD 827 के मकाम पर जो टंडवादम के करीब है वहाँ पर शगाफ पड़ गया है 120 फुट चौड़ा, जिसके बाद जो है रोड़ी केनाल का पानी है वो 50 से ज़्यादा गाँव में दाखिल हो गया है और वो गांव तमाम के तमाम ज़ेरे आब आ गए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हज़ारों एकड़ एराजी ज़रे ज़मीन जिस पर केले की, गन्ने की और उसके अलावा कपास की फसलें काश्त की गई है वो भी ज़ेरे आब आ गई है। तो एक बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से गाँव वालों ने यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है। इंतज़ामिया ने यह दावा तो किया था कि बारिश से कबल ज़िला सांगड़ में निकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। तहम एक बड़ा इंकशाफ ये भी हुआ है कि ज़िला सांगड़ में जो 200 से ज़ायद ड्रेनेज की जो पंप स्टेशन है वो इस वक्त भी ख़राब पड़ी हुई है। शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि सांगड़ शहर में पड़ने वाली बारिश का जो पानी है वो निकाला जाए। इस वक्त बारिश के पानी की वजह से वो अपने घरों पर महसूर हो गए और जो उनका कारोबार है वो भी यहाँ पर बंद हो गया है। शुक्रिया अब्दुल रज़ाक। और सांगड़ में गुज़श्ता 2 रोज़ की बारिश के बाद मुख्तलिफ जो मकामात हैं जहाँ पानी की गुजरगाहें हैं वहाँ सैलाबी सूरत हाल है। आगे जाके और शहरों की भी अपडेट्स आपको देंगे, अभी हम ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। हम लोग दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाले को पैमाओं को जानते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में उनसे पूछते हैं, लेकिन ये लोग अकेले कुछ भी नहीं कर पाए अगर इनके साथ इनके मकामी पोर्टर्स या उनकी मदद मयसर ना हो। अच्छा, और ये ना नेमलेस होते हैं, ये पोर्टर्स जो होते हैं ज़्यादातर बिल्कुल ही गुमनाम ही रह जाते हैं और इनका जिक्र इन पासिंग तो होता है लेकिन कोई क्रेडिट एज सच उनको नाम लेके दिया नहीं जाता। उन्हीं में से 2 पोर्टर से हमारे नुमाइंदे निसार अब्बास ने K2 बेस कैंप पर मुलाकात की। हम बड़े क्यूरियस थे कि उनकी क्या लाइफ होती है एंड हाउ डू दे फील कि नाम तो किसी और का बन जाएगा और सारा सामान और सारी मेहनत जो है वो इनकी भी होती है। सो दिस इज़ व्हाट वी फाउंड आउट। जी, मैं K2 पहाड़ के बिल्कुल दामन में मौजूद हूँ और ऊपर K2 पहाड़ के ऊपर बादल है। यहाँ पे मेरे साथ जो है वो M मुराद सतपारा साहब मौजूद हैं। ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर हैं और बहुत अच्छे क्लाइंबर हैं। इनके कई रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने नंगा पर्वत जो है 6 दिन में 2 बार सर किया। उसके अलावा K2 की इंतहाई बुलंदी के ऊपर जहाँ पे लोग दस्ताना उतारना भी नामुमकिन समझते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपने जिस्म के ऊपर के हिस्से के तमाम पूरा लिबास जो है अपर एरिया का सारा लिबास उतार लिया था और आधा घंटा जो है विदाउट ड्रेस वहाँ पे बैठे रहे और ये उनका रिकॉर्ड है। उसके अलावा इन्होंने क्लाइंबर जो कैंप 3 पे फोर्थ हुए थे उनकी जो बॉडी है उसको नीचे बेस कैंप तक वो लेके आए थे, ये भी इनका रिकॉर्ड है। मुराद हमारे साथ मौजूद है। मुराद, कितना अर्सा हुआ आपको ये क्लाइंबिंग करते हुए? सबसे पहले तो मैं यूएन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जगह में भी जो है उन्होंने हमारे लिए हौसला अफजाई किया है। तो मैं 2017 से जो है ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, कितने पहाड़ सर किए अभी तक जो है मैंने 4 किया हुआ है। K2 है, ब्रॉड पीक है, जीवन और नंगा पर्वत, ये 4 किया हुआ है। अच्छा, अब मुराद की वजह शोहरत भी है क्लाइंबिंग के साथ साथ वो इनकी शायरी है। उर्दू में अपने जज्बात और एहसासात को बड़ा खूबसूरत ये इजहार करते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शायरी इन्होंने K2 के हवाले से की है वो ज़रा हमें सुना दें प्लीज़। मैं कैसे बता दूं तुझे अपने दिल की हाल, एक पल भी जुदाई का लगे दिन महीना साल, अल्लाह हमें जुदा न करे ये मेरा सवाल है। जुदाई दास्तान जरा हमसे पूछिए, मेरे दिल में जो लगी है उस लगन से पूछिए, मैं किस लिए बर्बाद हुआ K2 से पूछिए। मुराद सतपारा ने तो आवाज़ भी अच्छी है, शायरी भी अच्छी है, काम तो है ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लोकेशन में। कितने हम्बल लोग होते हैं, वरना अगर मेरे जैसे लोग हों तो मैं कहूँ भाई मुझे भी क्रेडिट चाहिए, बट दे आर ओके। थैंक यू निसार अब्बास, आप
ये मनाजिर और ये इंटरव्यू पहुंचाने के लिए हम तक इतने दुश्वार गुजार रास्ते से हिमसफ गुजर कर यहाँ पहुँचे हैं और ये आवाज़ आपने इन लोगों की, इन पोर्टर्स की हम तक पहुँचाई है। थैंक यू फॉर दैट एज़ वेल। सो या अब काफ़ी बात हो रही है पोर्टर्स के बारे में। हमने फ्राइडे को भी जो शो किया था उसमें भी आपको पता है जो हादसा हुआ था उसके बाद से पोर्टर्स के हकूक़ पूरी दुनिया में एक मुहिम चली थी। फिर कानून साजी की भी बात हुई कि भाई ये लोग, ये इंडस्ट्री जो है इसमें अगर कवानीन मौजूद हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है, इनकी क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्या सेफ्टी है, क्या इनकी गारंटीज हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाए। क्योंकि द ट्रूथ है कि अगर ये ना हो, अगर पोर्टर्स ना हो तो जो बाकी हाई अचीवर्स जो ऊपर पहुंच जाते हैं चोटियों तक, वो डेफिनेटली ना पहुंच सकें अगर पोर्टर्स की मदद ना हो। दिस इज बिकॉज ऑफ देम कि वो आगे तक जा सकते हैं और फिर सेफ्टी नीचे भी आ। अच्छा जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे जमात इस्लामी के धरनों की जो कि पिंडी में जारी है। 11 रोज हो गए हैं, फिर कराची में भी अब उन्होंने शुरू कर दिया है। डिमांड उनकी वही है कि IPPs के साथ रीनेगोशिएट किए जाएं कॉन्ट्रैक्ट, पेट्रोल की कीमतों पर नजरसानी की जाए, सैलरीड क्लास जो है, सैलरीड जो तबका है उसके टैक्सों पर नजरसानी भी की जाए। हुकूमती तर्जुमान वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है अब प्लान। हुकूमत 2 दफ़ा इंगेज भी कर चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। बताइएगा राना साहब, IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी, तनख्वाहदारों को रिलीफ जैसे अहम मुतालबात लिए जमात इस्लामी का धरना अब दूसरे हफ्ते में आ गया है। मुल्क भर में मतलब वो कह रहे हैं कि और फैलाएंगे, ऑलरेडी फैलना शुरू हो गया है। मुतालबात पूरा करना तो दूर की बात है, हुकूमत अभी तक उन्हें तसल्ली भी नहीं दे पाई है। तो क्या प्लान है आपका? देखिए, बिल्कुल जो कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे हैं उनको तो वैसे ही हुकूमत रिव्यू कर रही है और 94 मुआहदे हैं, उनका ऑडिट भी जारी है। और इस चीज़ का भी इंदिया जो है वो पावर मिनिस्टर ने दिया है कि जो 94 के कुछ IPP के जो मुआहदे हैं उनको बिल्कुल उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि उनको रिन्यू किया जाए और उनसे गुंजाइश जो है वो निकाली जाए, जो अवाम को टैरिफ रिलीफ के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस पे बिल्कुल काम हो रहा है। देखें, दूसरी साइड पे आपको ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे, और ये किसी के प्रेशर पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर पहले ही इस चीज़ के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अवाम को रिलीफ देना है। तो उन्होंने चाइना जो वक्त भेजा, जो बेसिकली चाइनीज IPP के हवाले से जो डेट रीप्रोफाइलिंग है उसके ऊपर बातचीत कर रहा है और वो ऑनगोइंग है। तो वो भी वहां भी आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस है। तो हर लिहाज से गवर्नमेंट जो है बिजली को आम आदमी के लिए सस्ता करने के लिए काम कर रही है। 200 यूनिट वालों की को प्रोटेक्शन दी हुई है। इन 3 महीने में PSDP से 50 अरब जो है वो दिया गया है कि उनके ऊपर कोई प्राइस इंक्रीज ना हो। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो 175 अरब का जो है वो दिया गया है। जहां तक टैक्सेस की बात है, देखें, ये इसके अंदर हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और हकायक ये है कि अगर IMF का प्रोग्राम जो है उनसे पहले ही हमने बड़ी निगोशिएशन करने के बाद ये जो है कम तरीन बोझ डाला और IMF का मुआहदा अगर डीरेल होता है तो उसके इम्पैक्ट बहुत जो है वो मीशत के लिए ख़राब होंगे कि आपका रुपया दोबारा डिवैल्यूएशन की तरफ जा सकता है अगर आप अपनी जो है वो कर्जे बर वक्त वापस ना कर पाएं, जो कि IMF प्रोग्राम के बाद आप बगैर नहीं कर पाएंगे। और अगर डिवैल्यूएशन होती है तो बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। तो हमने इन सब हकायक को देख के आगे बढ़ना है। ओके, लेकिन अब आप ये बताएं कि जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रही है वो आवाम के ही मुतालबात हैं और ये तो ऑब्वियसली आप तस्लीम करते ही होंगे। कल को सिर्फ एक जमात के बजाय अगर दीगर अपोजिशन जमातें भी इन्हीं मुतालबात को बुनियाद बनाकर सड़कों पर आ गई तो फिर किस तरह हैंडल करेंगे? ये भी कोई प्लान है आपका? देखें, बात ये मुतालबात तो ये हमारे भी हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि बिजली जो है वो 200 से 500 यूनिट के लिए 50% के बजाय 70% रिलीफ दे दें। बात ये है कि 200 यूनिट का जो रिलीफ हम दे रहे हैं उसका तकरीबन जो उसकी इम्पैक्ट है वो 400 अरब की है। अब अगर हमने 200 से 500 यूनिट को रिलीफ देना है 50% का मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए 500-600 अरब और दरकार है। वो कहाँ से आएगा? देखें, बात ये है कि ख्वाहिश करना, मुतालबा करना और जो हकायक हैं, जो रियलिटी है, उसके ऊपर काम करना। हमने तो कहा है कि हम आपको पूरी प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, हम आप सारा डेटा आपके सामने रख देते हैं और आप हमें हल निकाल के दे दें कि क्या हल है। तो उसके बावजूद जो हुकूमत हर लिहाज से, हर
सेक्टर के ऊपर और हर पॉइंट पे काम ऑलरेडी कर रही है, उससे आप ये कहें कि जो आपके पास है ही नहीं वो आप दे दें, तो हकायक पे मबनी अगर बातचीत होगी तो वो अवाम के भले में होगी। और अगर आप लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान में मसाइल हैं, बिजली का मसला, बिल महंगे हैं, यहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन है, लेकिन अगर आप अवाम को इस बेसिस के ऊपर इश्तियाल डलवाएं तो आप बिल्कुल मुल्क के अंदर और खराबी पैदा कर सकते हैं, जिससे कोई बेहतरी नहीं आएगी माशी तौर पे। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि कहां हम इकट्ठे होके जो हकायक पे मबनी जो सॉल्यूशंस हैं उस तरफ बढ़े। अच्छा, अब ये बताइएगा कि धरना देने वाले का मामला तो एक तरफ रख भी दें, तहरीक इंसाफ आपके लिए पहले भी चैलेंज थी, अभी भी चैलेंज बनी बैठी है, संभल नहीं पा रहा वो चैलेंज आपसे। इमरान खान साहब को कैद हुए तकरीबन 1 साल हो गया है और ना उनकी मकबूलियत में कमी आई है, ना आप उन्हें कोई सज़ा दिलवा पाए हैं। अब 1 साल जेल में रख कर हुकूमती जमातों ने क्या हासिल कर लिया जो मज़ीद कैद रखने से हासिल करने का आपका प्लान हो, या फिर आपको लगता है कोई हासिल हो जाएगा? नहीं, देखें, कैद हुकूमत ने नहीं रखा हुआ, अदालतों के ने ही उनको सजाएं सुनाई और अदालतें ही उनको रिलीफ दे सकती हैं। लेकिन हाँ, 1 साल कैद रखने के बाद क्या हुआ है इस मुल्क में? इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, आपका रुपया जो है वो मुस्तहकम हो गया। और अगर आपका रुपया मुस्तहकम ना होता, आपकी जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो स्टेबलाइज ना होती, तो कभी भी इस मुल्क में महंगाई काबू ना हो सकती। फिर आपने देखा कि महंगाई की शरह 11.1% पे जो जुलाई का महीना उसमें आ गई है, जो कम तरीन शरह है हालिया तारीख के अंदर, जो पिछले कह लें कि 2 से 3 सालों के अंदर। फिर आपने देखा कि स्टॉक मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो है वो बिल्कुल एतमाद है और चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़ रही हैं। फिर आपने IMF का मुआहदा जो है वो बहाल कर दिया। तो मैं समझता हूं कि जो प्लेटफॉर्म है बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए इस मुल्क के लिए, वो हमने अचीव कर लिया है। खान साहब की सियासत बदकिस्मती से इस मुल्क में जोड़ने की नहीं रही, तकसीम करने की सियासत रही है। मुल्क की आप देखें कि कहाँ उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी कि IMF का मुआहदा जितना अहम था, खुद तो वो उसको फाड़ के डस्टबिन में चले गए। हुकूमत जब वो जारी थी उनकी, तो और मुल्क को एक माशी दलदल में डाल गए। लेकिन जहां IMF का मुआहदा होने जा रहा था, वहां वो खतो खिताबत IMF से शुरू कर देते थे कि ना दें इनको कर्जा। GSP प्लस पे इनकी सोशल मीडिया की टीम ने जिस तरीके से हमलावर हुए, तो बिल्कुल जब से खान साहब जेल में हैं मुल्क की मीशत स्टेबलाइज हो रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और महंगाई के ऊपर काबू किया जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती तर्जुमान वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि इमरान खान चूँकि जेल में हैं इसलिए मुल्क की मईशत स्टेबल हो रही है। अच्छा, चलिए मूव ऑन करते हैं और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने और कश्मीरियों के एलानिया इस्तेसाल के स्याह फैसले को आज 5 साल हो गए हैं। बिलीव इट और नॉट, मुझे याद है कि हम इसी फोरम पे थे जब हम इस पर बात कर रहे थे। इट वॉज शॉकिंग देन, इट इज़ शॉकिंग नाउ, लेकिन इसको 5 साल हो गए हैं। भारत के इस गैर मुनसिफाना और जालमाना फैसले के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को इंडियन आइन की शिक 370 ख़त्म कर दी थी, जिसमें मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी। और यही नहीं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया था। और इसी पे बात करेंगे, कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मिशाल साहिबा। मिशाल साहिबा, आज 5 साल हो गए हैं भारतीय हुकूमत के कश्मीरियों के हकूक़ को मुकम्मल ज़ब्त कर लेने के बराबर इक़दामात को। अब इन 5 सालों में कश्मीर में क्या तब्दीली आ चुकी है? जी, ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात अगर हम देखें, बहुत ही उसको एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से जिस तरह एवरीडे लाइफ जिस तरह जेपटाइज हुई है, पहले भी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे, हर चौराहे पर, हर गली कूचे के अंदर जो है हिंदुस्तान की आर्मी जो है बंदूकें तान के लोगों को जो है हरास करती है, शहीद करती है, पुरअमन प्रोटेस्ट जो हैं वो अलाउ नहीं करती हैं, डेमोक्रेटिक वॉइसेस को साइलेंट किया जाता है, अरेस्ट किए जाते हैं। मगर अब 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी के साथ इन 5 सालों के अंदर 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे सेटल किया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ।
और इन 5 सालों में हाउसिंग सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्ट की गई हैं, बहुत से हज़ारों कनाल लैंड जो है वो लीज़ पे दी जा रही है जो कि नॉन कश्मीरीज़ हैं। फिर उसके साथ साथ इन 5 सालों में हाईएस्ट रेट चला गया है अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली हम देखें। और उसके साथ साथ जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो वहाँ पे अरेस्ट किया गया है लोगों का, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है उसका जो स्टेटिस्टिक्स हैं। और जितनी भी हमारी वहाँ पे इकोनॉमिक बैकबोन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर है जो वहाँ पे हमारे पास, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, फिर टूरिज़म इंडस्ट्री है, ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है हमारी कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स को। और उसके साथ साथ हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है, राइस इंडस्ट्री है, और बहुत ही वहाँ पे हालात जो हैं इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट से, रिलीजियसली भी देखा जाए कि हमारी मस्जिदों पे ताले लगा दिए गए इन 5 सालों में। जुम्मे का खुतबा जो अलाउ नहीं किया गया, फिर उसके बाद लोगों को मस्जिदों में नहीं जाने दिया गया, फिर उसके साथ साथ कुर्बानी बैन कर दी गई, फिर मुहर्रम की प्रोसेशंस पे जो है वो लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि अब तो और भी तेज़ी आ गई है कि 500 से ज़ायद जो उन्होंने डीमार्क की हैं मॉस्क्स वहाँ पे, जिनको वो डिमोलिश करके वहाँ पे मंदिर तामीर करना चाहते हैं इंडियन। अच्छा मिशाल साहब, ये बताएं कि जिस तरह कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब किए गए और उस पर दुनिया हमने देखा है कि कल भी खामोश थी और आज भी खामोश है, तो कश्मीरी इस रवैये से मायूस तो डेफिनेटली होंगे। क्या फील करते हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं? देखिए, मायूसी तो फिर वो हमारा जो ईमान है मतलब वही वीक हो जाता है। मायूसी कुफर है, यही तो स्पिरिट है, यही तो डिटर्मिनेशन है, यही तो विल पावर है कश्मीरियों की, जो आज तक इन 77 ईयर्स के अंदर एक मौजज़ा अल्लाह ताला के कि उनकी स्पिरिट को नहीं वो तोड़ सका। इंडिया 10 लाख फ़ौज को सामने एक निहत्ती कौम 77 ईयर्स से मुकाबला कर रही है और अब 50 लाख इंडियन पब्लिक आ गई है। और अगर वहाँ पे हालात नॉर्मल होते और हम लोग मायूस होते दुनिया से और दुनिया के ही इशारों के ऊपर या उनके सपोर्ट पर ही हम तहरीक को चला रहे होते, तो ये तो कब की दफन हो गई होती, क्योंकि दुनिया का एजेंडा ईस्ट मोर पे, साउथ सूडान पे बिल्कुल फ़र्क है और मुसलमानों के लिए बिल्कुल फ़र्क है। और फिर ऊपर से इंडिया जिस तरह ग्लोबली फैलता जा रहा है, इसका नेटवर्क और जिस तरह का इनका एक बिज़नेस टाइज़ हैं बहुत से ममालिक के साथ, तो दुनिया ने वो नहीं देखा। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी दुनिया को कि बेशक जो भी इग्नोर कर ले कश्मीरियों को, मगर ये कश्मीर एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है, रीजन का फ्लैश पॉइंट नहीं है, ग्लोबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और दिन ब दिन हालात जो हैं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ये ना हो कि दुनिया जो है हाथ मलती रह जाए और यहाँ पे एक न्यूक्लियर गॉड फॉरबिड एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि इसके चांसेस बहुत हाई हैं। क्योंकि एक रेडिकल माइंडसेट की एक फैशिस्ट जो है जो रजीम आरएसएस की इन पावर है, और ये एक रेडिकलाइज्ड इंडियन आर्मी है और इनके पास एस्केपिज्म का, क्योंकि अब तो मोदी वैसे भी अनपॉपुलर हो रहा है, तो वो वॉर के स्टंट्स को जो है वो करने की भरपूर कोशिश करेगा कि उसको हिंदुत्व का वोट जो है वो बढ़े। ये जो अनपॉपुलैरिटी वाला आपने एलिमेंट डिस्कस किया ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि अगर कोई तब्दीली आई वहाँ पर और दीगर जमातें जो रिलेटिवली उतनी इंतहा पसंद नहीं समझी जाती वो बरसर इक़्तिदार आई, तो मे भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो कश्मीरियों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मिशाल मलिक साहब, कश्मीरी रहनुमा। अभी हम करक जाएंगे और कुछ वेदर अपडेट्स हो जाए, बिकॉज बारिशों का सिलसिला तो हर जगह ही है और हमें बता रहे हैं अबरार खटक। ओवर टू यू अबरार। जी बिल्कुल, ज़िला करक में गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। ताहम मुसलसल बारिशों की वजह से ज़िला करक में 6 अफराद जान बाहक हो गए। पहला वाक़या गुज़श्ता रोज़ ज़िला करक के तहसील तखसनसती के बरसाती नाला लवार अलगड़ी में पेश आया, जहाँ 4 अफराद बहकर जान बाहक हो गए। इन 4 जान बाहक होने वालों में 60 साल औरंगज़ेब और इसका 12 साल पोता अरियान भी शामिल हैं, जो गुज़श्ता रोज़ बारिश के दौरान बरसाती नाले को पार कर रहे थे। उस दौरान पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से दोनों लवार अलगड़ी के बीच में फंस गए। दोनों ने मुमकिन इमदाद हासिल करने के लिए भरपूर इंतज़ार किया और मकामी लोगों ने इमदादी सरगर्मियाँ जारी रही। मकामी लोगों ने भरपूर कोशिश की इनको बचाने की, ताहम पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो काम ना आ सकी और दोनों पानी में बहकर जान बाहक हो गए। इस तरह दूसरा वाक़या ज़िला करक के इलाके तलब खेल में पेश आया, जहाँ
कमरे की छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक जबकि खातून समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल करक मुंतकिल कर दिया। तीसरा वाक़या ज़िला करक के इलाके सैबराबाद में पेश आया जहाँ तेज़ बारिश की वजह से तालाब टूट कर बह गया जिससे करोड़ों रुपए मालियत की मछली ज़ाया हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज़ 4 जान बाग होने वालों के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया है और दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत जारी की है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अलर्ट रहे। जी शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो देखा था जिस तरह बच्चे वो मछलियाँ उठा रहे थे वहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा मछली ज़ाया भी हुई है। ब्रेक लेंगे, अभी वापस आएंगे थोड़ी देर में तो और बातें करेंगे। कुछ बहुत सी चीज़ें हमारे पास आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, एक हफ्ता पहले चकवाल से खातून की लाश मिली थी जो 2 बच्चों की मां थी और कल उस खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। किसने किया ये तो खैर टेक अ वाइल्ड गेस। नुमाइंदा जियो न्यूज़ चकवाल मोहम्मद अली अवान मजीद बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये थाना सदर के इलाके पिनवाल में आज से चंद रोज कबल एक 22 साल खातून जो कि 2 बच्चों की मां थी उसको बेरहमाना और बेदर्दाना तरीके से कत्ल करने का मामला है जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब मंजर यहाँ पर आ चुकी है। मैं बताता चलूँ कि इस खातून को कत्ल करने के बाद इसकी जो नाश है वो डैम में फेंक दी गई थी जिसके बाद पुलिस की जानिब से उसके शोहर की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज किया गया था। अब उस खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसमें बड़े ही हौलनाक इंकशाफात किए गए हैं। बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि उस खातून को तेज धार आले के जरिए कत्ल किया गया। सबसे पहले उसकी दाईं आंख को तेज धार आले के जरिए नोचा गया और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 7 मुख्तलिफ मकामात पर गहरे जो है वो घाव लगाए गए जिससे इस खातून की मौत वाक़या हुई। इस खातून के हवाले से बताता चलूं कि ये 22 साल खातून थी जिसकी आज से 5 से 6 साल कबल शादी हुई थी और इसके 2 बच्चे थे। और पुलिस की जानिब से जब इस सारे मामले की तहकीकात की गई तो तहकीकात के बाद मालूम ये हुआ कि जो इस मकतूला का जो शोहर है वही उसके कत्ल में मुलविस है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से भी इस अंदोनाक वाक़े पर न सिर्फ नोटिस लिया गया है बल्कि DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की जानिब से भी जब हमने इस हवाले से उनसे रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि वो इस कत्ल की तहकीकात खुद कर रहे हैं और मुल्ज़िमान को कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमें अपनी डिटेल दी। पहले आँख उसकी छुरी से निकाल दी, उसकी टांगे जलाई, पता नहीं क्या कुछ किया। इतनी ग्राफिक डिटेल्स हैं। 22 साल की खातून, क्या 22 साल की लड़की खातून जिसकी 5-6 साल से शादी हुई है, बच्चों की जब शादी कर देंगे मतलब 15-16 साल में शादी हुई होगी तो आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ऑलरेडी उसमें 2 बच्चे भी हो चुके हैं, दिल भी भर गया होगा मियाँ का। मतलब और क्या चीजें आपको नजर आएंगी जो इस तरह उसको कत्ल करे कि उसको खत्म ही कर दिया। ये इस तरह के जो इस तरह के कत्ल की जिम्मेदारी उन वालिदैन पर भी आती है जो अपनी बच्चियों को अपने घरों से बस रुखसत करने के लिए, निकालने के लिए जल्दबाजी में ऐसे रिश्ते करते हैं उनके और इस तरह रिश्ते करते हैं और फिर वो जवाब दिया जाता है क्योंकि अच्छे रिश्ते नहीं आते ना बाद में ये अच्छा और फिर उनको इंसिस्ट करते हैं कि वो मार भी खा रही हैं और छुरियों से भी पता नहीं जख्मी हो रही हों लेकिन घर बसाती रहें। सो जब जितनी देर वो घर बसाएंगी उतनी देर में फिर वो जिंदा नहीं रहती ना, यही होता है। पेनफुल। कब सीखेंगे हम? ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम बैक जी। आपको पता है बहुत से OTT प्लेटफॉर्म्स हैं आम होने के बाद फिल्म देखने वालों के मिजाज भी बदल रहे हैं। अब सिनेमा जाने वाले सिर्फ मसाला फिल्में देखने नहीं जाते हैं, उन्हें कुछ नया कुछ मुनफरिद देखना होता है। और जो भी ऑन रहा हो, किसका कत्ल हुआ है, कौन ढूंढ रहा है, ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी किरदार निभाने वाले नवीद रजा एंड द प्रोड्यूसर्स बाय द वे आल्सो मैसम रजा एंड नवीद रजा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा जी नवीद, आपसे शुरू करते हैं और जल्दी से बता दें कि आपको क्या अट्रैक्ट की चीज़ इस मूवी के बारे में। आई थिंक हमारे लिए बहुत आसान था। बीइंग ए प्रोड्यूसर हम चाहते तो बहुत एक शादी का सेट लगा के एक रोम कॉम फिल्म सी बना के अपना आपको अच्छा सा हीरो दिखा के भी आ सकते थे, व्हाई नॉट। लेकिन हमें लगा कि जिस हमें एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो बड़ा एक मुद्दा है हमारे
पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड ये चलता है। और फिर दरख्तों को उनकी वजह से कटना पड़ता है, पौधे ख़त्म हो रहे हैं, हम गर्मी और ये वेदर चेंज को, या अर्थ को रो रहे होते हैं। तो इस पर कोई बात हो ही नहीं रही है। कमर्शियली जब आप बात करते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमने कहा उसको तरफ फिल्म की पैकेजिंग करके लोगों को एक मैसेज देते हैं। तो आपने ये बात की है, लेकिन हमने जब ट्रेलर देखा तो हमें लगा कि कुछ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है। देखें, आप किसी का घर जला के छीन के किसी और को जब आबाद करते हैं तो उसकी जिंदगी पे भी तो इम्पैक्ट आता है ना। तो जो विक्टिम होता है, जिसका घर छीन लिया जाता है, दो तरह के लोग होते हैं, खामोश होकर बैठ जाते हैं और एक उस पे एक्सट्रीम कोई कदम उठा लेते हैं। सो ये मर्डर मिस्ट्री है और फिर ये टॉपिक उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, या मरकजी ख्याल इस फिल्म का यही है जो आपने पहले बयान किया? और फिर इक्वली बोथ। सो मेसम, आप कब इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने, या नवीद आपके पास ये आइडिया लेके आया और आपने कहा अच्छा ये करते हैं? मैं एक्चुअली नवीद भाई के पास आइडिया लेके आया। नवीद भाई मूवी बनानी है, अच्छा, एंड एक्टिंग भी करनी है। तो नवीद भाई ने बोला कि वी कैन डेफिनेटली डू दैट, तुम ऑडिशन करो, कैरेक्टर स्क्रिप्ट लिखवाते हैं अच्छी सी, एंड देन स्क्रिप्ट लिखी गई, ऑडिशन करो। एंड सो इज दिस योर डेब्यू प्रोजेक्ट? माय डेब्यू। सो आपने इससे पहले, मतलब बचपन से आपको पता था, या पहले से पता था कि हाँ जी शौक है, कर सकता हूँ, ट्रेनिंग कोई ली या फिर? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह कोई नहीं लिया, बस प्योरली पैशन। एंड 2006 में मैं पाकिस्तान में था, डैडी के साथ बैठा हुआ था, एंड मैंने डैडी को ऐसे ही बोला था, डैडी एक्टिंग करने का मूड है, एक्टर बनना है। प्रोजेक्ट देख रहे थे हम सब, हम तो उम्मीद से देख रहे थे एक्चुअली, यस। एंड डैडी ने मुझे बोला था कि यू कैन डू इट, यू आर टैलेंटेड, आप यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। He passed away in 2011, so finally took on the venture. And देखिए, आपको obviously नवीद ने ये तो बता दिया होगा कि it's a very competitive medium. तो अब तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, you have to be really good. हमारे प्रोजेक्ट्स इतने ज़बरदस्त, अब तो दुनिया भी मानती है, ड्रामे तो हमारे थे, फिल्में भी बड़ी ज़बरदस्त बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब किस तरह लोगों को, अब चूँकि वैराइटीज़ काफ़ी हैं, पहले कम फिल्में होती थी, जो भी लगती थी लोग पहुंच जाते थे, अब लोग जरा पिक एंड चूज करते हैं। तो क्या गाने हैं, कोई एंटरटेनमेंट है, पीपल वांट, जो पैसे दे रहे हैं टिकट के, उसमें हर चीज हमें मिले। हमने बेसिकली हमने इसको उस तरह से शेप अप किया कि हम इसको सबसे पहले यूएस ले गए, हमने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका हॉलीवुड में इसका प्रीमियर किया, वहाँ एक लोगों की इस पे ओपिनियन लिया, हॉलीवुड से लोग। तो आपने दोनों जबानों में बनाई है या फिर सबटाइटल्स हैं, अरेबिक भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो और फिर हमने उनको दिखाया, उनसे एक रिव्यू लिया, वहाँ लोगों ने बड़ी, उन्होंने एक्सेप्टेंस मिली हमें बहुत अच्छी। ह्यूस्टन में देसी क्राउड था, उन्हें बहुत पसंद आई। entirely shot in Pakistan? Shot in Pakistan। हमारा मेजरली प्लान ये था कि हम सारा एम्प्लॉयमेंट इधर ही क्रिएट करेंगे, हम ना इसका साउंड, ना ऑडियो, ना म्यूजिक कुछ बाहर नहीं लेके गए, हमने सब यहीं से कराया। असल बैंड होता था बहुत मशहूर, शहबाज से मैंने इसका म्यूजिक कराया है, हारून शाहिद ने एक गाना किया है इसका। लिखी किसने है? तनवीर अहमद साहब ने लिखी है, शहजाद मलिक ने डायरेक्ट की है। और हमारा प्लान ये था, हम सारा एम्प्लॉयमेंट यहीं क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में, और वो हमने किया और बहुत अच्छे से हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम आधा काम बाहर ले जाते हैं तो ये ज्यादती होती है हमारे लोगों के साथ। जो लोग अगर हमारे पास वो फैसिलिटी अब मौजूद है करने वाले भी हैं। हाँ। अब जब तक उनको काम नहीं देंगे, वो अपनी चीजें अपग्रेड कैसे करेंगे? काम देंगे तो चीजें अपग्रेड करेंगे ना। पूरा विजन मूवी का यही था कि लाइक international level की movie made in Pakistan by Pakistanis for the international platform and to highlight Pakistani cinema. Action sequences भी हमें बिल्कुल, महबूब शाह साहब one of the best action director we have in Pakistan। एक फिल्म एक्शन से शुरू हो रही है, एक्शन पे खत्म हो रही है, लेकिन वो एक्शन नहीं है हम प्लेइंग अ कॉप के गाड़ियां उड़ रही हैं और दरवाजे टूट रहे हैं और बंदे फट रहे हैं। नहीं, बहुत हमने रियलिटी बेस्ड। पुलिस वाले मेसम क्या किरदार निभा रहे हैं? मैं किरदार निभा रहा हूं जो कि बैड गाय विलेन है, एंटागनिस्ट ऑफ द मूवी। अच्छा, जी। सो मल्टीपल शेड्स एंड कैरेक्टर के। सो हाउ वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? या फिर एक तो अदाकारी होती है ना, लोग अपने सफर शुरू करते हैं थिएटर, टीवी एंड फिल्म, आपने तो माशाल्लाह सीधा शुरू ही इससे पहले हम लोग ने YouTube के लिए एक छोटा सा कॉमेडी शो किया था मैंने नवीद भाई ने, भाई भूतिया। तो उससे उसकी 25 एपिसोड्स की थी। सो आई गॉट माय फीट वेट, कैमरे के एंगल्स वगैरह एंड किस तरह से देन ही वाज देयर टू गाइड यू एंड ही वाज डेफिनेटली देयर टू गाइड। अच्छा, हमने ये कुछ ट्रेलर से भी आपको जरा सेंस मिल जाती है। तो अब हम ऑब्वियसली अपनी नेबरिंग कंट्री की मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो वो बड़ी खूबसूरत लोकेशंस भी दिखाते हैं, ऐसी ऐसी जगह जो हमने नहीं देखी होती। अभी हम इस क्लिप्स में देख रहे थे, ट्रेलर में रेलवे स्टेशन भी है, एक थिंग्स दैट आपको समुंदर भी है, कुछ भी दिखेगी आपको। तो कहाँ शूट किया आपने? कराची पूरा घरों गए, इंटीरियर सिंध गए, जो गांव का पूरा पोर्शन दिखाया है वो इतना खूबसूरत, क्लियर, बहुत खूबसूरत। जैसे शुरू में इनका जिस घर दिखाया है सारा, वो हमने पूरा घरों की साइड और थोड़ा इंटीरियर जाके किया है। बाकी इंटायरली कराची में किया है, कराची में भी गार्डन, सदर, इस तरह के एरिया में किया है, जो लोगों को सिनेमा पे ज़रा एक विजुअली अच्छी लगे। अच्छा, व्हाई सिनेमा बिग स्क्रीन ओवर OTT? क्योंकि हर मूवी आजकल तो बड़ा आसान ऑलमोस्ट हो गया है। 1000 रुपए की आपने टिकट कर दी है,
और उससे भी ज्यादा है, 1000 रुपए की टिकट है, पेट्रोल है, खाना पीना है, पॉपकॉर्न लेके 1800 रुपए की टिकट पड़ती है। तो आपने अमीरों के लिए फिल्म कर दी है, गरीबों के लिए आपने कह दिया बस जब यूट्यूब पे आए तो देख लेना। तो अगर 150-200 की टिकट नहीं रहेगी, या तो एंटरटेनमेंट अमीर के लिए इस वक्त और गरीब के लिए सिर्फ सी व्यू है, तो प्रॉब्लम तो है ना। अगर आप कैपरी बंद हो गया है सैडली, तो कैपरी एक ऐसा सिनेमा होता था जिसकी एक मुनासिब सी टिकट थी तो लोग जाके देख लेते थे। तो अब हमें थोड़ा सा टिकट्स पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन सिनेमा वालों के भी तो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या करें, उनके भी तो हेड्स हैं, वो पूरे करने हैं। कंटेंट नहीं है ना, मतलब क्या लगाएंगे, इंडियन फिल्में बंद कर दी, इंग्लिश फिल्में कम आती हैं, पाकिस्तानियों को थोड़ी सी जगह देते हैं, यार चले आपके टिकट कम कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसीलिए इवेंचुअली जब सिनेमा से नीचे आती है फिल्म तो फिर हम डिजिटल और OTT पे जाते हैं, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी और जो लोग देखना चाहते हैं। So are you already in talks with someone? Exactly. हम एक्चुअली पहले फिल्म रिलीज करने से पहले we were approached by Hulu. हमने Hulu को अप्रोच किया था, उनसे बात हुई थी हमारी, फिर हमने कहा नहीं हम पहले इसको रिलीज करेंगे, उसके बाद we'll see कि क्या सिनेरियो बनता है। हो सकता है Hulu is a huge platform. It is. And actually the production house is a US based production and we're trademarked in the US as an entertainment company. So वो हमारे फेवर में बहुत चल रहा है to get this Pakistani content on international platform। हमारा इंटरेस्ट जो है आप दोनों से बात करके ना और बढ़ गया। हम आपको प्रीमियर पे बुलाएंगे 8 को इंशाल्लाह, और 9 को मूवी रिलीज हो रही है। लेकिन वही वाली बात मैं आपको ऐड करूंगा कि हमने एक चीज बना दी, हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। अब हमें ये टॉपिक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, इसीलिए हम लोग बीइंग प्रोड्यूसर हम चाहते हैं तो हम यूएस में जाके 2 शोज ना करते हैं। अभी हमारा दुबई प्रीमियर भी है, चीजें हम पाकिस्तान में रिलीज करते हैं, फूंपा करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा नहीं, ये आगे पाकिस्तान के सिनेमा को हमने, अब देखे ना 8 साल बाद राइटर्स गिल्ड में कोई पाकिस्तानी फिल्म लगी थी तो वहाँ लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा मिस कर रहे थे कि LA में कोई फिल्म ही नहीं आई थी, कुछ हो ही नहीं रहा था। Which is very strange considering कि पिछले 8 सालों में ही हमारी काफी फिल्में बहुत अच्छी फिल्म, बड़ी अच्छी फिल्में भी आई। You have to invest to just achieve. अच्छा, plan accordingly, obviously सारा कुछ करना पड़ता है। consider this a serious kind of a movie या कोई कुछ कॉमेडी एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा? Very serious फलसफे हैं इस फिल्म में, मतलब डायलॉग्स मिलेंगे आपको, मोनोलॉग्स मिलेंगे आपको, मजा आएगा। आप सुनेंगे तो आपको सुन के, वो कहता है ना डायलॉग सुनते आप कहते हैं यार ये वाला अच्छा था, रिपीट करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू के बाकायदा फलसफे। अच्छा, बाकायदा फलसफे हैं। बाज लोग फलसफे से घबराते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो घबराने वाले नहीं होंगे। वो फिट हो रहे हो। हमें तो शौक है फलसफे बोलने का और फलसफे झाड़ने का। एक हर गैदरिंग में एक होता है जो फलसफे सुना रहा होता है। और अगर मैं एक चीज ऐड कर सकूं, तो जो स्टोरी टेलिंग और जो कंटेंट हमने बनाया वही पाकिस्तान को एलिवेट करने का। आई प्रॉमिस यू, आप लोग जब इंशाल्लाह प्रीमियर पे आएंगे, आप लोग जब सब देखेंगे, आप जब सिनेमा से निकल जाएंगे ना, आपके दिमाग में मूवी और उसकी स्टोरी चलती रहेगी, एंड दैट्स सक्सेस। सो आपको अब ये मजा आया फिल्म बनाने में? मेरा ख्याल है कि मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई डिड इंस्टाग्राम पे चल पड़े। इतना मजा आया है कि एक्शन सीक्वेंस करते हुए हमने बॉडी डबल्स नहीं यूज किए, हमने रिग्स को किए हैं, एक्शंस को किए हैं, गिरे पड़े हैं सबको, वो जबकि एक्शन डायरेक्टर कहते थे ऑलरेडी। मुझे लगता है आपने इनको दूसरी फिल्म के लिए कायल कर लिया है। ऑफ कोर्स यस, ऑलरेडी इन वर्क। दूसरी फिल्म बहुत लार्जर देन लाइफ एक्शन मूवी है, कमर्शियल। लवली। 9th को ये फिल्म रिलीज हो रही है, नाम है इसका लीच, और इंटरेस्ट तो हमारा डेवलप हो ही गया इनसे गुफ्तगू करके। टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, एक्शन भी है। एक्शन इज आल्सो, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट एंटरटेनिंग। वो फिल्म के लिए एक टर्म यूज होती है तालीमार फिल्म। तालीमार फिल्म होने के लिए एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए जी, सब कुछ मिल रहा है। थैंक यू सो मच मिसम एंड नवीद the Razas with us. Okay, that's all for today. It's just the start of the week. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.